तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और आज आप देखिएगा मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की बात करें उसमें भी गिरावट है। और स्पेशली अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट की बात करूं तो वहां तो और भी ज़्यादा गिरावट है। और इसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो की जो हालत है वो भी काफ़ी ख़राब अभी देखने को मिल रही है। तो रीज़न क्या है, क्यों हो रही है गिरावट, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। और हमको क्या करना है इस सिचुएशन में वो भी आपके साथ साझा करूँगा। और कौन से वो ऐसे नियर टर्म फैक्टर्स हैं जहाँ पर हमको डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए, जिसकी वजह से नियर टर्म में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ने वाली है, वो भी आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए आपके साथ में कुछ स्टॉक्स और कुछ कंपनीज भी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस ओवर हीटेड मार्केट में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी आपके साथ में साझा करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो आज आप देखिए 0.80% की गिरावट है। और ये 1% तक भी जाती हुई देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि थोड़ा मार्केट में अभी पैनिक, थोड़ी सेलिंग भी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये इसी वजह से आज हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो ये गिरावट है इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, तो प्रॉफिट बुकिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैंने देखा काफ़ी, मैं यहाँ पर अभी रिसर्च कर रहा था कि क्या ग्लोबल मार्केट्स में कोई ऐसी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेलिंग आती हुई देखने को मिली है। तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में कोई मैक्रो साइड पे ऐसा कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स अभी क्रिएट होते हुए देखने को नहीं मिल रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से ये क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। अगर मैं आपके साथ यहाँ पर टेक्निकली बात करूँ तो देखिए निफ्टी 50 में गिरावट हुई है आज के दिन। और काफ़ी टाइम से स्टॉक निफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो कंसोलिडेशन में ही देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा, 1.5 महीना यहाँ पर हो चुका है निफ्टी उसी रेंज में। और ये जो एक लेवल है 22,300 के आसपास का, ठीक है, ये एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से कई बार देखिए यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस सप्लाई आ जाती है और निफ्टी हमको नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। तो जब तक ये 22,300 का लेवल ब्रेक नहीं होता यहाँ पर कोई बड़ी तेज़ी हमको आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स, या फिर मीडियम टर्म की भी बात करूं तो इस रेंज का और इस लेवल का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप पोजीशन बना सकते हैं, तब तक मुझे लगता है रेंज बाउंड निफ्टी रह सकता है। बात करते हैं देखिए मिड कैप की। तो मिड कैप में एक बार फिर से हमको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 1.70% की। और मिड कैप भी अभी थोड़े टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। कोई यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि ब्रेथ कमज़ोर होती हुई देखने को मिल रही है मिड कैप सेगमेंट में भी। और जो ये लेवल है 49723 का, ये एक बड़ा सप्लाई जोन अभी नज़र आ रहा है मिड कैप में। मैं बात करूँगा यहाँ पर स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में ऊपर इस तरह से गिरावट हो चुकी है 16,691 से अभी गिर के 15,912 पे आ चुका है। तो ऊपर इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 6%, 5% के आसपास की हमको करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और यहाँ से हो सकता है हमको थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल जाए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और निफ्टी मिड कैप में स्पेशली क्यों ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके पीछे जो पहला रीज़न है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्विटीज़ में मार्च 31 से पहले हमको सेलिंग आती हुई देखने को मिलती है। उसके पीछे रीज़न है कि लोग यहाँ पर टैक्स सेव करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर एलटीसीजी टैक्स लगता है। 1 साल के बाद जो हम कोई भी इक्विटी होल्ड करते हैं और 1 लाख से ज़्यादा हमको गेन होता है तो उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है। तो एलटीसीजी टैक्स हमको यहाँ पर देना पड़ता है। तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग की जाती है, जहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया जाता है। उसको फिर से री इन्वेस्ट करना या नहीं करना वो तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरीके से ये एक अच्छा मेथड है जिसकी वजह से टैक्स से जिसके थ्रू टैक्स सेव किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इक्विटीज़ में काफ़ी हमको अभी सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। जो प्रॉफिट हुआ है लोगों को पिछले साल स्मॉल कैप और स्पेशली मिड कैप में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा गेन हमको होता हुआ देखने को मिला है।
तो उस पे टैक्स बचाने के लिए यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। और इसी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा पैसा बना है। लार्ज कैप में तो हमको पता ही है पैसा बना नहीं है, तो स्मॉल कैप मिड कैप में जो पैसा बना है वो यहाँ पर बुक होता हुआ नज़र आएगा। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन रिटेलर्स ने भी काफ़ी पैसा बनाया है, जिनको समझ है यहाँ पर, वो यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए नज़र आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अगेन हमको यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी एटलीस्ट मार्च में। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और प्रॉफिट बुकिंग हमको स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में आती हुई देखने को मिलेगी। दूसरा रीज़न मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा, वो है दोस्तों वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक ऐसा फैक्टर है जो मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हूँ भैया। वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी इग्नोर कर लो भैया, वैल्यूएशन इग्नोर नहीं करना है। तो जब इतने हाई वैल्यूएशन ओवर हीटेड मार्केट हो चुका है, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलेगी। जो लोगों ने पैसा कमाया है वो अब वापस वो थोड़ा सा बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी समझदार हो चुके हैं। देखिए रिटेलर्स भी समझदार हो चुके हैं, जो वो पैसा है थोड़ा थोड़ा बुक करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आंख बंद करके मार्केट में छोड़ दिया और फिर जितना कमाया है उतना, एक साल में जितना कमाया एक महीने में पूरा का पूरा गवा देना। इससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो ये भी मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ पर आपने काफ़ी पैसा कमा लिया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए। चलिए ये बात हो गई। अब दूसरे रीज़न की बात करते हैं, मार्च में और क्या बड़ा इवेंट है। तो FOMC की मीटिंग होने वाली है 19 और 20 को। एक बहुत बड़ा यहाँ पर इवेंट है इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे हमको मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी, इसके मतलब इस इवेंट के बेसिस पे हमको मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का मामला है भैया। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे या फिर स्टेबल रखेंगे, उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हमको वॉलेटाइल होती हुई देखने को मिलती है। हालांकि पिछले कुछ मीटिंग्स में हमने देखा है कि स्टेबल रखा गया है इंटरेस्ट रेट को। और जैसा कि फेड के गवर्नर ने भी कहा था, जो FOMC के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा ये जो इंटरेस्ट रेट का जो मसला है वो अभी थोड़ा लंबा चल सकता है, यानी कि हायर फॉर लॉन्गर, यानी कि इंटरेस्ट रेट अभी नियर टर्म में तो घटाते हुए नज़र नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जो अभी कोर इन्फ्लेशन है उसकी समस्या अभी भी बनी हुई है। और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जस के तस बने हुए होते हैं तो उसके इम्पैक्ट अलग है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब इसके क्या इम्पैक्ट है वो भी हम समझेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक आर्टिकल बताना चाहूँगा, हाउ डेंजरस इज दी हायर फॉर लॉन्गर। जैसे मैंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 5% के ऊपर रहे कंटिन्यूस लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियल जो है मार्केट पे ला सकता है। हमने देखा कि पिछले साल काफ़ी सारे एक दो 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 तीन बैंक हमको कोलैप्स होते हुए देखने को मिले, जिसमें से एक था FRC बैंक, ठीक है, जिसको JP मॉर्गन ने, आई थिंक FRC था, फेडरल FRB, सॉरी, फेडरल रिजर्व बैंक, जिसको JP मॉर्गन ने फिर एक्वायर कर लिया था पिछले साल मिड में 2023 में कोलैप्स हो गया। तो ऐसे कोलैप्स हमको आगे भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल है द नेक्स्ट कॉर्पोरेट डेट क्राइसिस, इसको आप ज़रूर रीड कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, समझ में आएगा कि क्यों हायर इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्गर यहाँ पर एक इशू बन सकता है और क्यों चीज़ें यहाँ पर ब्रेक डाउन हो सकती हैं ग्लोबल मार्केट्स में। हाउ मच टू वरी अबाउट राइजिंग डिफॉल्ट्स, ये आप पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए कैसे स्मॉल कैप्स जो हैं US के, जो 4.1% इंटरेस्ट दे रहे थे मिड 2020 तक, अब 10% पे जा पहुँचे हैं। तो क्यों ये एक शॉर्ट टर्म इशू, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन से, क्यों यहाँ पर आगे कंपनीज के लिए इशू बन सकता है। क्योंकि इतना इंटरेस्ट सर्विस करना हर कंपनी के लिए जो है उनकी कैपेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती, तो वो क्राइसिस हो सकता है। लोन्स पे यहाँ पर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा कि यहाँ पर नेक्स्ट कॉर्पोरेट डेट क्राइसिस हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक और डेटा ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन से, कि देखिए यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट कुड ब्रेक अंडर हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर घटाए नहीं गए तो भैया यहाँ पर चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ सकती है। और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में और सबसे बड़ी इकोनॉमी में चीज़ें खराब होंगी तो हम यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होंगे।
तो भैया यूएस जब छींकेगा ना तो यहाँ पर जुकाम इमर्जिंग मार्केट्स में ज़रूर पकड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिफ़ॉल्ट्स इन अगस्त रीच हाईएस्ट मंथली टोटल सिंस 2009। तो 2009 में हमको हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट्स हमको होते हुए देखने को मिले। और अभी हम 2021 से देखेंगे तो लगातार ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो कॉर्पोरेट्स डिफ़ॉल्ट्स हैं, वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2023 में 16 हमको कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट देखने को मिले हैं, जो 2022 में 10 थे और 2021 में करीब 5-6 के आसपास थे। तो कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और उसके बाद से लगातार इंटरेस्ट रेट हमको हायर साइड पे देखने को मिली है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या ब्रेकडाउन होता है क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। हम तो सिर्फ एक थोड़ा सा अ, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पर चीज़ों को लेकर अवेयर हो सकते हैं कि जो मार्केट में मैक्रोज हैं, इंटरेस्ट रेट को लेकर जो चीज़ें हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। 2008-2009 में क्या हुआ था, क्या वो अगेन हो सकता है। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर सोच के चलना होगा और हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपको प्रॉफिट है तो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप मिड कैप है ना, ये एक ही मतलब इंडेक्स इंडेक्स आप देखेंगे तो देखिए, अगर मैं 2023 से बात करूं तो 29,000 का इंडेक्स भैया कितना हो चुका है, 50,000 के आसपास। तो मतलब ऑलमोस्ट इंडेक्स डबल हो चुका है, स्मॉल कैप में 2.5 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी और इस करेक्शन आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर हमेशा करेक्शन रहेगा, लेकिन एक शार्प करेक्शन आ सकता है जहाँ पर पूरा प्रॉफिट जा सकता है। तो अगर आप आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का नहीं है, शॉर्ट टर्म का है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आपको डेफिनेटली यहाँ पर करनी चाहिए। जहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं है एटलीस्ट वहाँ तो ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ कन्विक्शन है वहाँ पर आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। अब लाइक बात करते हैं कौन सी कंपनीज है जो अच्छी नज़र आ रही हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवर हीटेड है, ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर वैल्यूएशन अच्छी नज़र आ रही है और कंपनीज अच्छी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली यहाँ पर जो कंपनी है जो अच्छी नज़र आ रही है वो है आरती फार्मा, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज करीब 4% की गिरावट है और ये स्टॉक क्यों अच्छा नज़र आता है। सबसे पहले तो ग्रुप, आरती ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो रिनाउंड ग्रुप है और आरती ग्रुप की जो कंपनीज हैं पिछले काफ़ी दशकों से मार्केट में है और ग्रुप अच्छा है। तो यहाँ पर एक तरह से फ्रॉड के चांसेस ग्रुप में कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर पैसा तो ज़ीरो नहीं होगा, ग्रुप अच्छा है, इसलिए पहला पॉइंट ये। दूसरा, कंपनी आरती फार्मा लैब्स अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्केट लीडर है। अगर मैं ज़ैंथीन की बात करूँ, एसेंशियली इट इज़ अ कैफीन विच इज़ यूज्ड इन दी बेवरेज इंडस्ट्री, एनर्जी ड्रिंक्स, और एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पर ये मार्केट लीडर है विद सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। जो सीडीएमओ सेगमेंट है वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ आ रही है आरती फार्मा की। ठीक है, अभी अटाली का जो इनका 80 करोड़ की जो 80 एकड़ की जो इन्होंने लैंड ली है, वो एक बड़ा केपेक्स है इनका। 400-500 करोड़ का केपेक्स हमको वहाँ होता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा चाइनीज़ प्रेशर, डंपिंग प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनके प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन अभी भी इनके अच्छे हैं जो इन्होंने मैनेज किए हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये है। बाकी अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है, जितना गिरेगा स्टॉक मुझे लगता है अच्छा होगा। डिविडेंड यील्ड भी आई थिंक इसकी ठीक ठाक ही है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक 50 दिन के जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक डाउन दे चुका है तो और गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर 450 तक आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें लॉन्ग टर्म बाइंग करने की। तो वहाँ पर आप अच्छा खासा इसमें बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। अगर आपको कन्विक्शन है, बिजनेस मॉडल को पढ़िए, तो इसको आप मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूं तो एक और कंपनी है, थोड़ी सी कमोडिटाइज्ड नेचर है इस कंपनी का, वो है पीसीबीएल। लेकिन पीसीबीएल अच्छी क्यों नज़र आती है, क्योंकि देखिए ये भी कार्बन ब्लैक में मार्केट लीडर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ आ रही है, न्यू एक्विजिशन कंपनी कर रही है, स्पेशलिटी साइड पे अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर रही है। अभी इन्होंने एक्वा एक्वा फार्म एक कंपनी है, एसीपीएल एक्वा एपीसीएल ऐसे ही कुछ है, एक्वा फार्म लिमिटेड, उसको एक्वायर किया है और अच्छा एक्विजिशन किया है, बहुत महंगा एक्विजिशन नहीं है। जहाँ पर इनको अगेन एक्सपोर्ट साइड पे काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। वाटर ट्रीटमेंट में ये कंपनी है, स्पेशलिटी सेगमेंट्स में ये कंपनी है और अच्छा खासा मतलब डेट फ्री कंपनी है। मार्जिन्स यहाँ पर एक्सपेंड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो पीसीबीएल आज की डेट में मेरे ख्याल से 20 के पीई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये भी अच्छी कंपनी
नज़र आती है, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो यहाँ से स्टॉक करेक्ट होता है तो ये करीब 270 के आसपास और 250 के आसपास आता है, तो यहाँ पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप अगर इंडेक्स लेवल पे करेक्ट होंगे तो स्टॉक भी करेक्ट होंगे। आज देखिए करीब 5% की गिरावट है, तो आप मान के चलिएगा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन कन्विक्शन के साथ होल्ड करेंगे तो पीसीबीएल मुझे लगता है अच्छा कर सकता है। और पीसीबीएल की बात भी करें तो अच्छे ग्रुप की भी कंपनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा एक और कंपनी है, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर। ठीक है, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, सीएनजी सिलेंडर्स में है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आगे ग्रोथ काफ़ी तगड़ी आ सकती है। तो ईकेसी ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन सिलेंडर सप्लाई कर रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में। सीएनजी सिलेंडर्स में ऑलरेडी इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है और मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है। Q4 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी गुड। तो ईकेसी की बात करें तो वैल्यूशन अभी 14 या आई थिंक फॉरवर्ड बात करें तो 12-13 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और जो सेगमेंट में जिस सेगमेंट को ये कंपनी कैटर कर रही है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो ईकेसी की बात करें तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, ग्रोथ अच्छी आ रही है और यहाँ पर आगे का जो सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नज़र आती है। इसके बाद दोस्तों जो मैंने लगातार डिस्कस किया है पिछले थोड़े समय में वो है आवास फाइनेंसियर्स। ठीक है, आवास फाइनेंसियर्स क्यों अच्छा नज़र आता है? क्योंकि देखिए स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, अपने ऊपरी स्तरों से मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है और स्टॉक प्राइस ज़रूर करेक्ट हुआ है इसका। आप देखिएगा स्टॉक प्राइस ज़रूर करेक्ट हुआ है, लेकिन कंपनी की ईपीएस ग्रोथ लगातार आ रही है और अपने वैल्यूशन जो हिस्टोरिकल वैल्यूशंस हैं डिफरेंट मैट्रिक्स पे उन पे हाफ पे ही ये ट्रेड कर रहा है। आवास की बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ था, उनके टेक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि यहाँ पर लोन ग्रोथ आगे अच्छी आने वाली है। थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर में रह सकता है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट आई है कि देखिए यहाँ पर ये जो है अपनी लैंडिंग रेट्स बढ़ाने वाले हैं 1 मार्च से, तो उसकी वजह से ऑफसेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो प्रेशर है। और नियर टर्म में मुझे लगता है यहाँ पर आवास फाइनेंस काफ़ी अच्छी बेट नज़र आती है। वैल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, अंडर जो राइटिंग जो कैपेबिलिटी है इस बिज़नेस की वो अच्छी है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर एक अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, तो इस सेक्टर में भी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो कन्विक्शन के साथ इसको मेरे को लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। बाकी देखिए आपका डिसीजन है, यहाँ पर सिर्फ मैं ओपिनियन अपना दे सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपको अल्टीमेटली आपको अपने कन्विक्शन पे ही यहाँ पर डिसीजन अपना बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा कार्ड एसबीआई कार्ड्स की। अब एसबीआई कार्ड्स में भी काफ़ी टाइम से हमको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है, ईपीएस ग्रोथ हो रही है। इसमें भी डेफिनेटली थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम थोड़ी सी इनकी बढ़ती हुई अभी नज़र आई है। तो ये भी अपने ऑल टाइम एक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और अच्छे खासे डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है एसबीआई कार्ड बीइंग मार्केट लीडर सेकंड नंबर पे है इनफैक्ट, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है वो भी काफ़ी कम है इंडिया में। और जैसे जैसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनते हुए नज़र आएंगे, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ती हुई नज़र आएगी, तो क्रेडिट कार्ड्स एक ऐसा सेगमेंट है मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आएगी। तो एसबीआई कार्ड यहाँ पर एक लौता लिस्टेड प्लेयर है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ग्रुप जो एसबीआई ग्रुप यहाँ पर अच्छा है और सेक्टर डेफिनेटली अंडर पेनिट्रेटेड है और कंपनी के नंबर्स ग्रो कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म इश्यूज ज़रूर हैं, लेकिन फंडामेंटल कोई इश्यूज नहीं है। शॉर्ट टर्म यहाँ पर डेफिनेटली थोड़े से प्रेशर है नंबर्स में, तो उसका रीज़न मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो है एक अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छी कंपनी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कुछ अनकंट्रोलेबल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में प्रेशर है। तो ये एक अच्छा मौका है एसबीआई कार्ड को ऐड करने का। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों, तो एग्रोकेमिकल सेक्टर से मैं बात करूँगा पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्टॉक में करेक्शन ज़रूर हुई, कंसोलिडेशन ज़रूर हुआ, लेकिन आप देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है 2021 से, लेकिन बिजनेस में आप देखेंगे तो ग्रोथ लगातार आ रही है। ये जो मैनेजमेंट है ना, इसी पे बैट करनी है भैया, मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। डेफिनेटली यहाँ पर अभी कंपटीशन इनका जो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना की तरफ से कंपटीशन आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आया है, लेकिन जैसे ही नंबर आए
एक बार फिर से दिखा दिया कि पीआई इंडस्ट्रीज़ में क्या दम है। तो मेरे हिसाब से अभी भी स्टॉक यहाँ पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि एग्रो साइड पे, डिमांड साइड पे इश्यूज है, इन्वेंट्री बिल्डअप काफ़ी हमको चैनल पे देखने को मिली है ग्लोबल साइड में। तो उसकी वजह से यहाँ पर डिमांड उतना पिकअप नहीं हो पा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है, और यहाँ पर डेफिनेटली मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर जैसा पढ़ने में आ रहा है, मैं काफ़ी इसको पढ़ रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट नियरिंग टू द एंड है। ये इन्वेंट्री यहाँ पर जो क्लियर होती हुई हमको देखने को मिलेगी। अगेन डिमांड यहाँ पर पिकअप होती हुई नजर आएगी, और अगेन यहाँ पर एग्रोकेमिकल सेक्टर अच्छा करता हुआ नजर आएगा। इसी में एक और कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया, इसको भी आप डेफिनेटली देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है। 2000 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी केपेक्स इन्होंने अलाइन कर दिया है। 2/3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 1/3 या और आगे कंप्लीट होगा। कैश फ्लो कंपनी के अच्छे हैं, 1-1.5% की डिविडेंड यील्ड है इसकी, जुबिलेंट इंग्रेविया की, ठीक है। और जुबिलेंट ग्रुप की कंपनी है तो वो भी अच्छी है, वैल्यूएशन भी अच्छे नज़र आते हैं। स्पेशलिटी साइड पे काफ़ी केपेक्स कर रही है। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ हो गया, मैग्रो केमिकल को यहीं कवर कर देता हूँ। यूपीएल हो गया, ठीक है। यूपीएल बहुत ही अंडर वैल्यूड मुझे नज़र आता है। यूपीएल मार्केट लीडर कंपनी है एग्रो साइड पे ग्लोबली, ठीक है, यह इंडिया में नहीं ग्लोबली यूपीएल। लेकिन आज आप देखेंगे तो अपने प्राइस टू सेल्स में एक से भी नीचे ट्रेड कर रही है, बिलो 1 प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है। आप समझ सकते हैं कि मतलब मार्केट लीडर कंपनी इतनी थ्रो अवे प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है यूपीएल। तो मुझे लगता है यूपीएल एक डेफिनेटली एक बैट बन सकती है यहाँ पर। अगर थोड़ा डेट का इशू ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है यूपीएल में एक डेफिनेट बैट बन रही है। तो उसको भी आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा, और यूपीएल में बैट कर सकते हैं। और एक जुबिलेंट इंग्रेविया, एग्रो साइड पे 3 कंपनी आप ज़रूर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी फाइनेंशियल साइड पे। 2 कंपनी ज़रूर मैं बात करूँगा, वो है कैम्स। एक पहली है कैम्स, और कैम्स में आप देखेंगे इसको हम लगातार यहाँ पर कवर कर ही रहे थे, और उसके बाद क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद तेज़ी से आने लग गई। और हमने जैसा बोला था, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि एक बार जैसे ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, सप्लाई प्रेशर कम होगा ग्रेट टेरन से, तो उसके बाद स्टॉक में फिर से एक बार तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी। तो जैसे ही यहाँ पर पूरी ख़त्म हो गई ग्रेट टेरन की सप्लाई, अब यहाँ पर स्टॉक फिर से अपने ऊपरी स्तरों पर भागता हुआ देखने को मिल रहा है। और बहुत जल्द मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है मार्केट की करेक्शन के साथ, लेकिन अपना ऑल टाइम हाई टच करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है वो एक मेगा ट्रेंड है जो हमको इंडिया में होता हुआ देखने को मिलेगा। एसआईपी रूट से जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो तो आता ही रहेगा। बाकी कैम्स म्यूचुअल फंड साइड पे तो मार्केट लीडर है ही, लेकिन नॉन म्यूचुअल फंड साइड पे भी ग्रो कर रहा है। और सेम गोज़ विद दी के फिनटेक। के फिनटेक भी दोस्तों आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, के फिनटेक भी अच्छा नज़र आ रहा है। दोनों कंपनीज आप कह सकते हैं कि डुओपोली है इस मार्केट में, जहाँ पर ये बैक एंड म्यूचुअल फंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो एयूएम ग्रोथ है, एसआईपी ग्रोथ है, वो आती हुई देखने को मिलेगी, और ये दोनों कंपनी उसका बड़ी बिग बेनिफिशियरी होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी करेक्शन आएगी वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। हालांकि वैल्यूशन अभी ज़्यादा है, लेकिन आपको इनको ज़रूर रडार पे रखना है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे ख्याल से हर 5% की, 10% की गिरावट पे आप इसको एवरेज डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कुछ कंपनीज जहाँ पर हमने बात करी, आरती फार्मा की, फिलिप्स कार्बन की, ईकेसी की, और एग्रो में पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, जुबिलेंट इंग्रेविया, और स्पेशलिटी केमिकल में भी जुबिलेंट इंग्रेविया, बेसिकली आवास हो गया, एसबीआई कार्ड्स हो गया, एंड देन कैम्स एंड फिनटेक। तो ये कंपनीज आप जरूर बाय कर सकते हैं। बाकी अगेन एफआईएस की सेलिंग अभी आ रही है। एफआईएस ने करीब 17,000 करोड़ का माल बेच दिया है फैब में अभी तक, ठीक है। और जनवरी में भी आई थिंक 35,000 करोड़ का माल बेचा था। वो सेलिंग आ रही है क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं, वो भी अभी तेज होती हुई देखने को मिल रही है। जो 3.5 पे जहाँ पहुंची थी, अभी 4.3 के आसपास पहुंच गई है। तो सेफर एसेट में पैसा जा रहा है, एफआईज यहाँ पर माल बेच के वहीं लगा रहे हैं पैसा। लेकिन जैसे ही एक बार इलेक्शन हो जाएंगे, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे, तो मुझे लगता है एफआईज यहाँ पर भर भर के आएंगे और लार्ज कैप में रैली आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, ठीक है, और जो बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, वो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको